वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द लेसन रिगार्डिंग टॉपिक सीएनएसए 9C। जैसे कि मोस्टली मैं कोशिश करूंगी कि इसको आसान अल्फाज में बयान करूं और इस तरह से बयान करूं कि सिर्फ एक एडवोकेट के लिए नहीं बल्कि जो एक कोई भी आम पर्सन समझ सके इसको और उसको आसान जुबान में हर एक बात की समझ आ सके। तो मैंने टॉपिक बेसिकली चूज किया है, वो है 9C। और 9C है नारकोटिक्स एक्ट के रेलिवेंट। और पहले इसमें जो है रिसेंटली इवन अमेंडमेंट जो है वो आई है 6/9/2022 को। ये इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 था। और इससे पहले जो हाईएस्ट पनिशमेंट रखी गई थी वो जस्ट रखी गई थी 9C की हद तक। और इसमें एक तो ये है कि डिफरेंस नहीं था। सब जो भी इंक्लूड होते थे नारकोटिक्स में, चर्स हो गया, बाकी चीजें होगी जितनी भी होती थी, उनमें 1 kg या इससे ज्यादा की जब भी अ, होता था इसका मटेरियल, जो भी कोई जो है ये किसी भी पर्सन से जिसको कि आमतौर पे एक्यूज कहा जाता है, एक्यूज हर उस पर्सन को कहा जाता है जो कोई ना कोई जो है क्रिमिनल ऑफेंस करता है और उसे कोई भी चीज जो है वो इस किस्म की नारकोटिक से रेलिवेंट बरामद हो जाए, तो उसका स्टार्टिंग तो 9A से शुरू होता था, 100 ग्राम से। उसके बाद जो है 9B जाता था और उस एंड पे जाता था 9C तक। अब उसके बाद जब इसमें अमेंडमेंट आ गई 6/9/2022 की, तो इसमें इन्होंने जो है वो इसको कैटेगराइज कर दिया गया। मतलब इसमें भंग का अलग कर दिया गया, पोस्ट का अलग कर दिया गया, चर्च वगैरह का अलग कर दिया गया, जबकि इससे पहले जो है ये वाली डिवीजन मौजूद नहीं थी, बस 9C का था। और इसमें जो है 1 kg से ऊपर किसी भी चीज की जो है वो इसमें मेजरमेंट कर ली जाती और उसके मुताबिक जो है जो पनिशमेंट थी वो कर दी जाती थी। अब जब इन्होंने इसमें डिवीजन कर दी, तो भंग के मैटर में ये लोग ले गए कि 9C कहाँ से जो है वो स्टार्ट होगी। अगर किसी से 10,000 ग्राम जो है भंग बरामद होती है, मगर जो है वो 20,000 ग्राम से कम है, तो इसकी सजा 14 साल तक सजाए कैद, मगर 7 साल से कम नहीं। और इसके साथ ही विद फाइन है, जो कि 2 लाख तक हो मगर 1 लाख से कम ना हो। और उसके बाद पोस्ट का आ गया, उसको अलग कर दिया गया। और पोस्ट में जो है 9C को ये ले गए 10,000 ग्राम, मगर जो है 15,000 ग्राम से कम हो, ये 9C में आई। और जो 15,000 ग्राम या उससे ज्यादा आएगी तो वो 9D में चली जाएगी। तो इसकी पनिशमेंट को अलग कर दिया गया कि इसकी सजा जो है 14 साल तक जो है सजाए हो सकती है और 8 साल से मगर किसी सूरत भी कम ना होगी। और 3 लाख जो है वो जुर्माना कर दिया गया, जो कि 2 लाख से कम नहीं होगी। और इसी तरह से जो चर्च है उसमें अलग से इसकी मिकदार कर दी गई कि अगर किसी भी पर्सन से 1,000 ग्राम बरामद होती है और जो है 5,000 से कम, उसको 9C में ले गए और उसकी सजा जो है वो 14 साल सजा मगर 9 साल से कम ना होगी। अब पहले जो था वो उसमें 9C की जो पनिशमेंट थी वो 14 साल तक तो थी मगर 8 साल से कम नहीं होगी, और इसमें कम से कम जो है 9 साल, इससे 9 साल से कम किसी सूरत नहीं होगी अगर जो है को कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट जो है वो किसी भी बंदे को जो है इसमें सजा एविडेंस के बिहाफ पे जो है वो उसको सजा सुनाती है, तो फिर ये 9 साल से कम किसी सूरत नहीं होगी। और साथ में जो है इस पे बकायदा फाइन होगा। उसके बाद ये जो है जी, एक सेकंड के लिए ये, हाँ जी, 9 साल से तो कम नहीं होगी मगर साथ में फाइन भी कर दिया गया कि फाइन जो है वो 4 लाख रुपए तक और 80,000 से तो किसी सूरत भी कम नहीं होगा। और इसके साथ ही जो है अफीम कर दी गई, अफ्यून जिसको कहते हैं नॉर्मल। और उसमें 9C में कर दिया गया कि जो 1,000 ग्राम, ये कम से कम मिकदार है और ज्यादा से ज्यादा मिकदार 3,000 से ज्यादा ना बढ़े। फिर है 9C तक, और जैसे ये 3,000 से ज्यादा बढ़ जाएगी फिर ये 9D में आ जाएगा। और 9C में जो इसकी पनिशमेंट है वो 12 साल तक सजा है, जो कि 9 साल से कम नहीं, साथ में 3 लाख जुर्माना है मगर 1 लाख से कम नहीं।
ये जो है इवन इससे पहले जो है 9C में आइस को जो है वो शामिल नहीं किया गया था, और उसकी वजह से जो है आइस के जो होते थे बंदे वो बच जाते थे। अब जब ये अमेंडमेंट कर दी गई, इसमें आइस को भी शामिल कर दिया गया, और उसकी जो थी मिकदार, वो उसको कम से कम रखा गया, और ये 9313 में 501 से जो है 1000 ग्राम तक इसको कर दिया गया। और बाकी चीजों को भी इसमें जो पहले लकूनास मौजूद थे उसको कवर कर दिया गया। मगर एक चीज जो सबसे अहम है, और नॉर्मल जो है जिसको हमारी पुलिस भी जो है नजरअंदाज कर देती है, वो ये बात है कि कोई भी जो ये एक्यूज होगा, जिस पे ये चर्च वगैरह का होगा, अगर पहले से ही प्रीवियसली इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू स्पाई इन्फॉर्मर, जिसको आम तौर पे आम जुबान में मुखबर कह दिया जाता है, अगर इसके थ्रू जो है कोई पहले से ही मालूमात मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में मिल जाती हैं, तो इस बंदे को जो रेड की शक्ल में जो है पार्टी पुलिस ने अपनी अ, उसको बनाना है, उसको रेड करना है, उसको गिरफ्तार करना है, तो सब इंस्पेक्टर से कम लेवल का बंदा जो है उसको गिरफ्तार ना करे। और इसमें बकायदा एसओपीज दे दिए गए कि पार्सल जो है वो किस तरह से उसको सील करना है। इसके हवाले से भी जो है नॉर्मल नहीं ख्याल किया जाता, और इवन मोस्टली जो कोर्ट्स में जब ट्रायल चलता है तो वुकला इवन कभी भी इस सवाल को पुट नहीं करते हैं कि पार्सल जो है वो सील जब किया गया है तो एसओपीज का ख्याल रखा गया था या किस तरह से किया है, क्या है, इस चीज पे कभी भी सवाल पुट नहीं होता। और हालांकि ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल सकता है किसी भी बेगुनाह एक्यूज्ड को बरी करवाने के लिए। और फर्दर आगे जो चीज है, 72 घंटे के अंदर जो है सैंपल को फोरेंसिक के लिए भेजना होता है, वो भी मोस्टली केसेस में जो है इग्नोर कर दिया जाता है। और बाकी इसमें नो डाउट प्राइवेट विटनेस कोई ना भी हो, तो इसको इस वजह से इस जुर्म की नोयत देखते हुए और इसकी संगीनी को देखते हुए और मुआशरे पे इसके बुरे असरात को देखते हुए इस चीज को भी थोड़ा सा कर दिया गया कि अगर इवन पुलिस के विटनेस भी हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाज औकात ऐसे सडन बंदों को अरेस्ट करना पड़ता है कि वहां पे प्राइवेट पर्संस को बतौर विटनेस रखना मुमकिन नहीं होता। मगर फिर भी इसमें एक्सेप्शनली इस चीज को लिया जा सकता है कि अगर कोई पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, रश वाला इलाका भी है, तो अगर इसके बावजूद कोई भी प्राइवेट विटनेस पुलिस नहीं रखती है तो ये जो है डाउट क्रिएट करता है संगीन नोयत का। और जो इसमें बाकी चीजें जो है, क्योंकि अब मैंने इवन अपनी लाइफ का सबसे जो पहला मैंने ट्रायल किया था वो 9C का ही किया था, और अब रिसेंटली जो है मैंने एक एक्यूज को बरी करवाया है। हालांकि नॉर्मल मैं पहले उस चीज को इतनी संगीन नोयत से नहीं देख रही थी कि उस बंदे पे ऑलरेडी 5 जो है वो 9C के केसेस थे, और उन पांचों में वो सजा याफ्ता था। और इस केस में देखा जाता बज़ाहिर तो यही चीज देखी जा सकती थी कि भाई हैबिचुअल है तो इट्स मीन अब भी किया होगा। मगर इतने लकूनस जो है वो पुलिस ने ही अपनी इन्वेस्टिगेशन में छोड़ दिए थे कि जो ना चाहते हुए भी वो एक्यूज को फेवर कोर्ट को देनी पड़ी और उस एक्यूज को बरी करना पड़ा। तो उसमें भी सबसे पहले ये होता है कि चेन सेफ कस्टडी की अगर टूट जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे एक्यूज को सजा मिल सके। तो नो डाउट यहाँ पे कुछ जगहों पे पुलिस भी इनोसेंट पीपल को अरेस्ट करती है, और हमेशा ये इवन जब अमेंडमेंट आई है तो उसमें भी इसी चीज को इसीलिए रखा गया कि मोस्टली जो पुलिस है वो बेगुनाह जो बंदे हैं उन पे भी किसी ना किसी पुरानी दुश्मनी को, या उनके अपने ही किसी जानने वाले होते हैं उनके जो दुश्मन होते हैं, उन पे इस किस्म के पर्चे वगैरह डालने के लिए कुछ हो भी जाता है पुलिस की तरफ से। जाहिर है वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है और हम ही जैसे इंसान है, तो वो चांसेस होते हैं कि किसी को जो है वो बेगुनाह भी उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो इस वजह से जो है इसमें ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है कोर्ट ने हर चीज को ऑब्जर्व करने के लिए रखा है, एक एक चीज देखना है कि सेफ कस्टडी है या नहीं है, जरा सी चेन सेफ कस्टडी की टूटी तो साथ ही जो है वो एक्यूज जो है उसको बेनिफिट मिल गया और वो बरी हो गया। मगर हर केस में ये लाजमी भी नहीं होता है कि जो एक्यूज है वो लाजमन ही बेगुनाह हो और पुलिस ने किसी दुश्मनी की वजह से ही उसको पकड़ा हो। मोस्टली केसेस में ये बाकायदा जो है ये गुनाहगार होते हैं और ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे लड़का चोर आ उसने कहा कि ले आओ इसे, वो जनाब ले गया उसने क्या ये कोई सवाल पूछा था या कोई कमेंट्स दिए थे? ऐसा फील कर चुका है।
मैं उसको मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ हेलो, आवाज नहीं आ रही। ये असल में दरमियान में अजीब सा ही कोई पंजाबी बंदा बोल रहा था, मुझे वो आवाज से एडवोकेट तो लग नहीं रहा था, और ना मुझे ये समझ रही है कि वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं। चलिए इस पे आते हैं कि 9C के तहत जो है वो पनिशमेंट किन सेक्शंस के बाद दी जाती है, क्योंकि 9C बेसिकली है पनिशमेंट को डिस्क्राइब करता। और इससे पहले जो सेक्शन 6 है वो बताता है कि इसमें नारकोटिक ड्रग्स में बेसिकली क्या क्या चीजें जो है वो पनिशेबल हो सकती हैं। इसमें चैप्टर 2 सेक्शन 6 में मेंशन है कि प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, नो वन शैल प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरर, extracts, prepare, possess, offer for sale, sell, purchase, distribute, deliver on any terms, transport, dispatch any narcotic drug, psychotropic substance or controlled substance except for medical, scientific or industrial purpose। और यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर दिया गया सब्जेक्ट टू कंडीशन। और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि उसकी मिकदार जो है वो गवर्नमेंट जिसको परमिशन दे, और जितनी मिकदार में परमिशन दे उससे ज्यादा उसकी मिकदार ना बढ़े। अगर ये बढ़ती है या गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर भी, पर्पस तो यही रहे मगर परमिशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेडिकल के लिए ही ये कह रहे हैं जी कि उनको ये चीज रिक्वायर है, मगर ना तो उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मौजूद होगी, और ना ही जो है वो मुतलका मिकदार जो है उससे ज्यादा बढ़ा ली जाएगी। तो ये चीजें भी जो है वो खतरनाक हैं इस सिलसिले में। और सेक्शन 7 प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स है। हालांकि ये सेक्शन 6 में भी इसको क्लियर कर दिया गया था कि ना तो नार्कोटिक्स ड्रग्स को जो है उसकी ममानियत है उसको कब्जे में रखने के लिए, कोई भी जो है ना तो किसी भी ऐसे मवाद को बनाएगा, ना उसको बेचेगा, ना बेच चुका होगा, ना उसको खरीदेगा, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट या डिलीवर करेगा किसी भी टर्म पे, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और ना ही जो है इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। और सेक्शन 8 में भी स्मगलिंग जो है उसको जो है वो उसकी ममानियत की गई, और सेक्शन 9 में उसकी सजाएं दी गई। फिर जैसे मैंने पहले इसका तस्करा किया कि जिस हिसाब से मिकदार थी उस हिसाब से 9A 9B और 9C की तरफ गए। और पहले जो है वो जस्ट 9C लास्ट इसकी लिमिट थी, और जब इसमें अमेंडमेंट आई तो इवन 9D और 9E की हद तक भी गए, क्योंकि पहले जस्ट 1 kg या इससे ऊपर को करके खत्म कर दिया गया था। और अब इन्होंने इस 1 kg के ऊपर भी इन चीजों को बताया कि अगर इससे ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई 1 kg कर ले या 1000 kg, तो डिफरेंस तो होना चाहिए ना पनिशमेंट में और फाइन में भी। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से हर चीज को जो है ये अमेंडमेंट में डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर कर दिया, ताकि किसी के भी जो है वो बाद में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो सके, और इसके मुताबिक जो है वो लाहे अमल तैयार किया जा सके, और कोर्ट जो है सख्त से सख्त जो है इसकी सजा दे सके। क्योंकि अब ये बढ़ता हुआ जो इस मुआशरे में ये नासूर है मंशियात का, और अब तो आम तालीमी इदारों में और खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनमें ये बहुत खतरा बन चुका है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी अब मंशियात के आदी हो चुके हैं, और बच्चे तो अलग हैं, आजकल घरेलू खवातीन मंशियात की तरफ बहुत तेजी से जो है रागब हो रही हैं। और पहले ये अमेंडमेंट आने से पहले इवन कुछ लोग आइस को नशा तस्वुर ही नहीं करते थे, और आम बड़े बड़े जो हैं ये जगहें, पब्लिक प्लेसेस, होटल्स वगैरह, इनमें जो है आइस
इवन सरेआम इसका इस्तेमाल था। मगर अब कम से कम जो है ये अमेंडमेंट के तहत इसको भी नशा डिक्लेयर करके इसकी सज़ा तो मुकर्रर की गई है और ये बहुत अच्छा जो है फ़ेल है। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए कि बेहतर हो और हमारे मुआशरे को जो है इस मंशियात के बीमारी से और इस नसूर से जो है इसका खात्मा मुमकिन हो सके, क्योंकि इसने घरों के घर उजाड़ दिए और ये वाहद ऐसा ज़हर है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ नशा करने वाले को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसकी सारी की सारी जो फ़ैमिली और सारा ख़ानदान है इससे मुतासर होता है। और लोग इस नशे में इस हद तक डूब चुके होते हैं कि उनको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। और ये हमारे इस्लाम में भी इसकी ममानियत है। हर नशावर चीज़ को हराम करार दिया गया है। और ज़ाहिर-सी बात है हमारा कानून, हमारा आइन पहले कहता है कि कोई भी ऐसा कानून बनेगा नहीं जो कि इस्लाम से मुतसादम हो और इस्लामी असूलों से मुतसादम हो। तो इसमें हमारे कुदरत की तरफ से, हमारे खुदावंद की तरफ से भी जिस चीज़ की ममानियत थी वैसी का वैसा अब जो है वो एक्ट में भी उस चीज़ को सख्ती से लिया गया है, जो कि रोशनी की एक किरण है और उम्मीद करते हैं कि इसका शायद कोई ज़्यादा ही अच्छा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल सके और लोगों में असल चीज़ ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उनमें जब तक अवेयरनेस नहीं होगी और काहली और सुस्ती को छोड़ के जो है वो इससे नहीं निकलेंगे, तो तब तक बेशक सज़ाएँ जितनी भी सख्त हो जाएँ, लोग इस चीज़ से जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। इवन जब हमारे पाकिस्तान को जो है सैलाब का सामना करना पड़ा और केपीके में भी और बाकी जगहों पे भी अच्छी खासी तबाही हुई थी, बल्कि जिसका अभी तक जो है वो उन बेचारों की आबादकारी मुमकिन नहीं हो सकी। वहाँ पे लोगों ने बजाए इसके कि अपनी मदद आपके तहत अपने घरों की मुरम्मत करते, उनको सही करते, ऐसी एफर्ट करते, अपने रोज़गार के लिए कुछ सोचते, लोग वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमती इमदाद के लिए नशे का शिकार हो गए और नशे की लत में लग गए। और बाकायदा मैंने तब अच्छा खासा मुझे दुःख हुआ था जब टीवी पे एक ऐसा प्रोग्राम चला था और इंटरव्यू बाकायदा लोगों का लिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो जी तब से इंतज़ार करें कि कब हुकूमत हमें इमदाद फ़राहम करे और हम अपने घर जो है वो दोबारा से तामीर कर सकें। और हमारी जो नौजवान नस्ल है इसी चक्कर में हुकूमती इमदाद का इंतज़ार करते हुए इस कदर डिसहार्ट हुई है कि वो नशे का शिकार हो गई है। ज़िंदा कौमें कभी भी इस चीज़ में नहीं जाती हैं। चाइना की हिस्ट्री हमारे सामने है कि कैसा नशे में डूबे हुए थे और जब उठे हैं, तो पूरी दुनिया को जो है उन्होंने हिला के रख दिया और पूरी दुनिया अब उनकी तरफ देखती है। मेरा नहीं ख़्याल इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में कोई एक सिंगल घर भी ऐसा होगा, जहाँ पे चाइना की बनी हुई कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। तो वजह यही है कि जब तक हम में खुद ही नहीं पैदा होती और हम में जो है इकबाल का शाहीन नहीं जागता, तो हम ऐसे ही सस्ते जो है वो तरीके ढूँढेंगे फरार के, ज़िंदगी से फरार चाहेंगे और कभी भी ज़िंदगी की आँखों में आँखें डाल के जो है हम जीना नहीं चाहेंगे। खुदा करे कि इकबाल का शाहीन जो है अपनी सही रूह के साथ जो है हमारे नौजवानों में बेदार हो और उनको पता चले कि ये नशा जो है कितनी बुरी लत है और कैसे ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है, ना सिर्फ़ उनको, ना सिर्फ़ उनके घर को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को। तो उम्मीद तो यही है कि शायद इस सज़ा को ही देखते हुए जो है अगर इसका सही रूह के साथ इस कानून का इम्प्लीमेंट होता है, तो शायद इसके डर से ही लोग छोड़ते हैं। बाकी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हालाँकि सूरत-ए-हाल इस वक़्त जितनी ख़राब हो चुकी है, कुछ ख़ास जो है फ़र्क नज़र नहीं आता और सबसे बड़ी अहम बात, हमारे जो लोग हैं उनमें इख़्लाक़ी पस्ती पैदा हो चुकी है। घर में जो है माँओं के पास इतना शायद वक़्त नहीं रहा कि अपनी औलाद पे फ़ोकस कर सकें, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ दे सकें और कुछ नहीं, कम से कम कोई किसी भी मज़हब का हो, अपने मज़हब की ही तालीम हासिल कर ले, तो बहुत सारी जो है इख़्लाक़ी बेरारवी जिसमें ये नशा भी शामिल है, शायद उससे निकल सके। मगर हाँ, ना तो हमारी माँओं के पास आजकल इतना टाइम रहा है और दुःख उस वक़्त होता है जब मोस्टली वर्किंग लेडीज़ की तो चलिए फिर समझ आती है और वर्किंग लेडीज़ आम हाउसवाइफ़ की निस्बत बच्चों को ज़्यादा टाइम दे रही हैं। मगर जो आम हाउसवाइफ़्स हैं, जिन्हों मोस्टली टाइम ही उनका घर में रहना है और उन्होंने भी अपने बच्चों को मोबाइलों पे छोड़ा हुआ है और ना उनको इंटरेस्ट है उनके बच्चे क्या मोबाइल पे देखते हैं, ना उनको ये इंटरेस्ट है कि उनके बच्चे बाहर किन एक्टिविटीज़ का शिकार हो रहे हैं। स्कूल में अगर वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो माँओं को उनके जो अंदाज़ में तब्दीली आती है, हालाँकि नशा जो है
वो स्लोली जो है आपको अपना आदी बनाता है, आपके सिर्फ जिस्म पे इफेक्ट नहीं करता है, आपके रोजमर्रा की जो सिचुएशन होती है, दूसरे से बात करने का तरीका होता है, उसको हैंडल करने का, मुख्तलिफ सिचुएशंस, हर एक चीज को तब्दील करके रख देता है। और अगर माओ माओ का ही उन पे जरा फोकस हो और असातिज़ा का उन पे जरा अच्छी तरह से वो ग्रिप हो, तो वो उनकी बदलती जो सिचुएशन है उसको फौरन भांप सकते हैं कि ये भी बच्चा गलत साइड पे जा रहा है, और बर वक्त जो है वो उस चीज से उसको निकाला जा सकता है। मगर हमें यहाँ पता ही तब चलता है जब जो पानी है वो सर से गुजर चुका होता है। तो खुदा करे कि बेहतरी आए, माँओं को भी ये हो कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों पे नज़र रखनी है, उनको इस किस्म की मंशियात वाली बुरी एक्टिविटीज़ से बचाना है। क्योंकि जब भी एक बच्चा पहले नशा करेगा और जब उसके पास इतनी अमाउंट नहीं रहेगी कि वो खुद से वो उसको ले सके, खरीद सके, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो है वो दूसरे का आला-कार बन जाता है मुजरिमों को। और फिर उनके बिहाफ़ पे वो उसको आगे सेल करना शुरू कर देता है, ताकि वहाँ से अमाउंट लेके वो अपना जो नशा है, उसकी लत को पूरा कर सके, और वो ये चीज़ जो है ये माफ़िया बन चुकी है। तो इसका तब तक जो है वो सद्देबा मुमकिन नहीं है जब तक कि हर कोई जो है अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करता। और कमेंट किया है कि वी आर लिसनिंग। अगर कोई कुछ भी कोई सवाल करना चाहे इससे रेलेवेंट, 9C के रेलेवेंट, किसी ट्रायल के रेलेवेंट, और बेल मैटर में, तो वो पूछ सकता है। Ma'am, your mic now is not working. ये इसको पता नहीं इशू क्या हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ कोई मुझसे सवाल पूछ। मैम आप मैसेज चेक कीजिए, चैट में क्वेश्चन है लिखे हुए, आप देखिए। ये मेरा इधर से पता नहीं किधर से चला गया। Does the control of narcotic substances act distinguish between personal use and intent to distribute when it comes to offenses related to church? देखिए जी, इसमें बज़ाहिर जो है ना,
डिफरेंस इतना मामूली सा होता है कि ये सारी का सारा बेस कर रहा होता है पुलिस एफआईआर पे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे। फॉर एग्जाम्पल कई दफा जो है उसकी रेशियो इतनी कम होती है और ये डाल देते हैं कि ये अपने भी इस्तेमाल के लिए और जो है आगे फर्दर सेल करने के लिए भी जो है ये इसने चर्च जो है इसके पास थी। तो मोस्टली एफआईआर्स में आपको यही चीज मिलेगी। वहां पे अब आगे चली जाती है बात एडवोकेट की। अब जाहिर सी बात है या वो अपने लिए यूज कर ले या वो आगे सेल करने के लिए, जुर्म तो दोनों ही है ना। तो असल में यहाँ पे बेसिकली एडवोकेट का काम होता है और वो एक्यूज के एडवोकेट का उसकी तरफ से कि वो अपने एक्यूज को कैसे निकालता है इस चीज से कि आया उसने चर्च रखी भी थी या नहीं रखी थी, और रखी थी तो अपने इस्तेमाल के लिए रखी थी या आगे बेचने के लिए रखी थी। मगर मैंने सारी एफआईआर्स में यही चीज देखी है कि इसको इसीलिए डाला जाता है जी कि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी थी और आगे सेल करने के लिए भी थी। मगर आज तक आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज कहीं नहीं मिलेगी कि आयु ने इस चीज पे इन्वेस्टिगेट किया हो मैटर कि भाई इसने खरीदी किससे थी और आगे बेची किसको है। इस किस्म की चीज पे जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साइलेंट रहती है और यही चीज अगर आप एक्यूज की तरफ से एडवोकेट हैं तो आपको फेवर करती है। मोहतरम मैंने आपको अभी गुलाम मुर्तजा साहब ये इसमें ना सारा मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि अब अमेंडमेंट आ चुकी है, इससे पहले जो है 9C का जो है फिक्स्ड इन्होंने किया हुआ था। अब आफ्टर अमेंडमेंट जो है इसको इन्होंने चेंज कर दिया है और भंग का जो है 9C का उसमें कर दिया 10,000 ग्राम से स्टार्ट होगी और 2,000 ग्राम से कम, 20,000 ग्राम से कम तक की अगर है तो ये 9C में आएगा और इसमें 14 साल तक सजा है। और अगर चर्च में आ जाता है तो चर्च की जो है 9C का वो 1,000 ग्राम है और जो मतलब ना बढ़े 5,000 ग्राम से, 5,000 ग्राम से कम रहनी चाहिए, फिर ये 9C में आएगा और यहाँ पे 14 साल तक सजा है। और अगर चर्च ये इसकी तरफ हशीश की तरफ मैं चली जाऊंगी और इसमें 9C में मैं देखूंगी तो 1,000 ग्राम है, जो कि इसमें भी है कि 5,000 ग्राम से कम ही हो, इससे ज्यादा ना हो, तो इसमें 20 साल तक सजा है। और ओपियम की तरफ, अफ्यून की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो इसमें जो है 9C का जो है उसमें 1,000 ग्राम से है, मगर जो है 3,000 ग्राम से कम होनी चाहिए, मे नॉट एक्सीड 3,000 ग्राम। तो फिर ये जो है 9C है और 12 साल तक इसमें सजा है। और आगे फर्दर जो है आइस वगैरह और ये वाली जो चीजें हैं उनमें वो फिर अलग से इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो अब इन्होंने जो है इसमें चेंज कर दिया, वरना इससे पहले जो है 1 ग्राम जो है 9C का उसको किया जाता था 1 ग्राम केजी से ऊपर, जब भी ये होगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो फिर ये 9C में आ जाएगा। रब दीनो, आपने, आपका क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम पोटेंशियल चैलेंजेस or obstacles that may arise in the effective implementation and enforcement of the Control of Narcotics Substances Act regarding offences related to church in Pakistan। तो मोहतरम असल में बेसिकली जो है सूरत हाल तो अगर मैं ये कहूँ कि मोस्टली बुकला जब अपने एक्यूज को ये जानते बूझते कि वो सच में ही गुनाहगार है उसको बचा लेंगे, तो सूरत हाल तो संगीन होनी है ना। जिसको कहते हैं ना घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो जब एक एक्यूज को पता होगा उसके वकील ने बचा लेना है, जब उनको पता होगा कि एक्सेप्शंस कहाँ पे हैं, उन्होंने एक्सेप्शंस की तरफ दौड़ना है, तो जाहिर सी बात है मसले भी खड़े होने हैं और रुकावटें भी खड़ी होनी है इसमें। एडवोकेट सादिया अभी आज ही जो है एक 9C में मैं फाइनल आर्गुमेंट्स करके आई हूँ और बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि स्टार्टिंग में ही जो है आई कांट हियर। हेलो, मेरी वॉइस सच में किसी को भी नहीं आ रही है या किसी और को भी आ रही है? नहीं मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी थैंक यू सो मच। ये असल में ना ये सैयद फरहान शकील ने कहा था कि आई कांट हियर। तो बहना मैंने ये 9C के जो है अब तक मेरी प्रैक्टिस का
मैंने पहले कहा स्टार्टिंग तो ये होना चाहिए था कि इंसान पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता, मगर ये स्टार्टिंग ही मैंने थोड़ा सा ऐसा लिया है कि ना मैं अपना इंट्रो करवा सकी, ना आप सब हाजरीन जो हैं इस वक्त उनका मैं इंट्रो थोड़ा बहुत ले सकी। तो इतना सा मैं जो है ना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगी कि मुझे इस वक्त जो है प्रैक्टिस में तकरीबन 9 साल होने वाले हैं, और ये 9 सालों में अब तक जो है मैंने लगभग जो है मोर देन जो केसेस डिसाइड करवा लिए हैं वो 600 से ज्यादा ही होंगे। और इनमें से कोई केस फिलहाल ऐसा नहीं है जो कि मैं हारी हूँ या मेरे अगेंस्ट गया हो, और ये मेरे अल्लाह का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि कुदरत जो है आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं करती। और मैंने अपनी लाइफ का पहला ट्रायल ही 9C का किया था एज एन स्टेट काउंसलर। तो उस वक्त मुझे इसकी कोई ज्यादा थी नहीं, मगर कुदरत ने मेरा ऐसा साथ दिया कि उसमें वो ऐसी चीजें जो हैं वो खामियां सामने आना शुरू हो गई इन्वेस्टिगेशन की, और चेन ऑफ सेफ कस्टडी टूट गई जो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चीजें मेरी फेवर करती रही। अब आज जिसमें मैंने फाइनल आर्गुमेंट्स किए हैं उसमें भी यही था कि एक तो जो है सैंपल जो है उसको वो फोरेंसिक के लिए 72 घंटे के बाद भेजा गया था। उसको जो अरेस्ट किया गया था वो कांस्टेबल लेवल के बंदे ने किया था जो कि नहीं कर सकता था। और इसमें जो है ऑलरेडी पहले की जो है उनके पास स्पाई इंफॉर्मेशन थी। मुखबर की इतला के बावजूद उन्होंने अपने हाई अप्स को इसमें जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की, और खुद से ही जो है वो पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, रजिस्टर नंबर 2, इसका रजिस्टर नंबर 2 इस ट्रायल में बहुत अहम होता है, जिसको हम रपट रोज नामचा कंदराज भी उसी में होता है। और वो कभी भी उसकी कॉपी जो है साथ में अटैच नहीं की जाती 173 का चालान सबमिट करते हुए। उस चीज पे फोकस कर लें आप लोग कि जब भी रजिस्टर नंबर 2 रबर्ट रोज नामचा कंदराज नहीं है तो पुलिस का इवन मौके पे जाना ही मशकूक है। और आगे रजिस्टर नंबर 19 आता है कि जब भी कोई ये केस प्रॉपर्टी मुहर्रर के पास रखी जाती है तो वो लीगली बाउंड है पुलिस रूल्स के मुताबिक कि उसका अंदराज रजिस्टर नंबर 19 में करे। मगर जब वो नहीं करता और उसकी कॉपी अटैच नहीं की जाती और अस खुद वो बवक्त शहादत उसको लेके साथ नहीं आता, तो ये चीजें जो है ये बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है वो आपके एक्यूज को दिलवा जाएंगे। और मजीद कोई सवाल अगर करना चाहे। मैडम इसमें मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा था। और क्योंकि मैंने हमेशा से ये चीज रखी है कि बेसिकली मैं एडवोकेसी में बाय चॉइस नहीं आई हूँ। मुझे शुरू से ही जो है वो शौक था, बल्कि इसको जुनून कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे जुनून था कि मैं वकालत की फील्ड में आऊं। और मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। और इस वक्त जो है इवन मैं एमफिल इकबालियात वो कर रही हूँ। और इस फील्ड में आने के लिए और इस शौक में जो है मैंने लेक्चरशिप को छोड़ा, क्योंकि मुझे बस एक ही क्रेज था। मैंने उर्दू की लेक्चरर जो थी, गवर्नमेंट मेरी जॉब थी और पीपीएचडी के थ्रू जो है मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, मगर ये है कि मुझे बस एक ही चीज का क्रेज था कि मैंने वकालत करनी है। और मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ का वो सबसे खूबसूरत दिन और सबसे अहम दिन होगा जिस दिन मेरे हाथ में जो है मेरा लाइसेंस आएगा। और मेरे अल्लाह ने मेरी लाज रखी कि अपने पूरी फैमिली में मैं पहली एडवोकेट हूँ जो इस फील्ड में आई। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे सबके साथ होता होगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिसहार्ट उस वक्त होने लगते हैं जब आपको पता चलता है कि कोर्ट्स जो हैं आपसे ज्यादा अगर आपके मुखालिफ सीनियर एडवोकेट, मोस्ट सीनियर खास तौर पे कोई एडवोकेट पेश हो, तो कोर्ट्स का झुकाव जब उनकी तरफ होता है तो आप थोड़ा सा जो है डिसहार्ट होने लगते हैं। मगर इसके बावजूद अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते तो एक टाइम वो आता है कि जब आप वो मुकाम ले जाते हैं अपनी लाइफ में जिसको आप चाहते होते हैं। तो मैंने कभी स्टार्टिंग में ही
जैसे आम सुनते थे जी कि पहले स्टार्टिंग में तो बीएलसी आती हैं या छोटी मोटी, वो भी छोटे मोटे जुराइम की, और आफ्टर अरेस्ट या बिफोर अरेस्ट जो भी हो, और मामूली नोयत के केसेस आते हैं वकीलों के पास, और या स्पूरदारी वगैरह आ जाती है, या बड़ी हद फैमिली केसेस तनसीख निकाह वगैरह के आ जाते हैं, इससे ज्यादा जो है वो नहीं आते। मगर अल्लाह का एहसान है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहला जो केस किया है वो 9C का किया है, उसका ट्रायल किया है, बेल मैटर नहीं किया, ट्रायल किया है सीधा। और अब भी इस वक्त जो है 5 ट्रायल्स मेरे पास 9C के चल रहे हैं। इसके अलावा जो है मैंने 302 के ट्रायल्स किए हैं, और मैं पहली एडवोकेट हूँ अपनी बार की जिसने 302 का इंडिपेंडेंट सब एक्यूज्ड की तरफ से ट्रायल्स भी किए, और होम टाउन से सबके सब एक्यूज्ड को बरी भी करवाया। ये मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे अल्लाह का एहसान है मुझ पे, मैं जितना इसका शुक्र अदा करूं कम है। मगर बात इतनी है कि जब भी आप मेहनत करेंगे तो कुरान कहता है कि बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, और चीज मैंने अपनी अमली जिंदगी में आजमाई है। कभी भी मेहनत का साथ ना छोड़ें, कभी भी मेहनत से मत घबराएं, नतीजा अल्लाह पे छोड़ दीजिए, यकीन कीजिए आपकी उम्मीदों से ज्यादा जो है वो अल्लाह की जात आपको नवाजती है। जी एडवोकेट सादिया, मैंने आपसे सिर्फ 9C का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ का और अपनी वकालत का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें आप सब लोग। अल्लाह करे आपकी लाइफ में, सबकी सब लाइफ में, मैं ये नहीं कहूंगी आसानियां आए, मुश्किलें आए, मगर आप उन सब मुश्किलों को जो है वो कामयाबी के साथ जो है उनसे निकले, और इस खूबसूरती के साथ निकले कि दुनिया आपकी तरफ जो है मान के साथ देखे। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।